ओके, तो हमारा नेक्स्ट नॉवल आ जाता है कांथापुरा, ठीक है, जिसको लिखा था राजा राव ने। और ये पब्लिश कब हुई थी ये नॉवल? 1938 में, ठीक है। ये भी सोशल रियलिस्ट नॉवल है, जैसे हमारी पिछली अनटचेबल नॉवल थी ना। एंड बट इसमें एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये पॉलिटिकल नॉवल है, ठीक है। ये इनके जॉनरा हो गए। तो इसका जो नरेटिव स्टाइल है, ये फर्स्ट पर्सन ओरल नरेटिव है। और एक ओल्ड लेडी है विलेज में, अचक्का, वो ये स्टोरी सुनाती है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। एंड जो सेटिंग रखी गई है, ये फिक्शनल साउथ इंडियन विलेज में रखी गई है। कांथापुरा एक फिक्शनल साउथ इंडियन स्टेट है, जो कि गांधीयन मूवमेंट के टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे मैं आपको समरी बताऊंगी ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? गांधी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल, इनसे ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। चलो देखो, ये कांतापुरा में होता क्या है। जो हमारी ये अचक्का है, ये एक स्टोरी बता रही है, ठीक है। किसके बारे में? मूर्ति के बारे में, कि कैसे वो एक यंग ब्राह्मण था, ठीक है, अपर कास्ट से बिलोंग करता था। एंड वो काफी पढ़ा लिखा था। तो वो कांतापुरा वापस आता है अपनी पढ़ाई करने के बाद, सिटी में पढ़ाई करता है वो। एंड महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है, कि भाई उनके जो ये नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट का जो तरीका है, बहुत अच्छा लगता है उसे। एंड जितने भी सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, वो इतना इंस्पायर्ड होता है, वो चाहता है कि अब उसके गांव में भी ये सारे चेंजेस आए। तो जो मूर्ति होता है, वो भी ऑब्जर्व करता है कि भाई हमारे गांव में भी ये जो सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड वो खुद एक ब्राह्मण होता है, तो वो अपनी कास्ट प्रिविलेजेस को छोड़ देता है कि भाई मैं तो अपना जो ये ब्राह्मण का मेरा स्टेटस है, इसे इंजॉय नहीं करूँगा। और ये क्या इनकरेज करता है अपने गांव के लोगों के बीच में? इंटरकास्ट यूनिटी, ठीक है। एंड विलेजर्स को बोलता है कि तुम लोग भी फॉरेन गुड्स को त्याग दो, और अपना ये जो नेशनलिस्ट कॉज है ना, इसमें सपोर्ट करो, ठीक है, इसमें योगदान करो। तो अब जो वहाँ के गांव के लोग लोग होते हैं, उनकी बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। वो एकदम से मूर्ति को सपोर्ट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, जो सारे ब्राह्मण्स होते हैं ना, उसके टुवर्ड्स बहुत ऐसे रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि ये गलत कर रहा है ब्राह्मण होके, ठीक है। एंड वो जो वहाँ की पुलिस होती है, पुलिस में भी कौन है? कॉलोनियल पुलिस है ना। तो वो उसको बॉयकॉट करते हैं एंड इम्प्रिजेंट कर देते हैं, मतलब जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मूर्ति जेल में जाता है, तो जो गांव के सारे लोग होते हैं, बाकी सारे लोग होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं ये तो गलत हुआ भाई, ये इंसान तो हमारे फेवर की बात कर रहा था, अच्छी बात कर रहा था। तो उसमें से एक औरत होती है रंगम्मा, ठीक है। ये नाम आपको कुछ कुछ याद करने हैं, रंगम्मा, मूर्ति एंड अचक्का। मेन ये तीन ही नाम है, बाकी और भी कैरेक्टर्स है। पता है, मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक कैरेक्टर के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एंड आपको जो टू द पॉइंट जानना है ना इस एग्जाम के लिए, मैं बिल्कुल वही बताऊंगी। क्योंकि आपके एग्जाम में ना किसी और कैरेक्टर के बारे में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, जो कोर मेन हमारे प्रोटेगनिस्ट कैरेक्टर्स है उनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो ये रंगम्मा है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली एकदम से लीडरशिप उसके लिए जगह पे ले लेती है, मूर्ति की जगह पे, कि भाई कोई बात नहीं, वो जेल में तो क्या हुआ, उसका जो मूवमेंट है मैं अब शुरू करूंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उसका जो भी उसने बोला था ना, वो चीज़ें चलती रहे यहाँ पे, ठीक है। तो जो सारे के सारे विलेजर्स हैं, वो देखते हैं कि एक तरफ तो क्या हो जाता है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं ब्राह्मण्स को, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स होते हैं, दूसरी तरफ ये मूर्ति के सपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट है ना, इन्हें कन्फ्रंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो गांव में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। अब जैसे ये लड़ाई हो जाती है, तो विलेजर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो ये कांथापुरा विलेज है, ये एक तरह से रूइंड हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो वो विलेजर्स होते हैं, उनके अंदर से वो नेशनलिज्म की भावना जाती नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिर भी सपोर्ट करते हैं गांधी के नॉन वायलेंस तरीके को, ठीक है। और उनके अंदर होप रहती है कि हाँ, हमारा जो इंडिया है वो फ्रीडम जरूर लेगा, ठीक है। देखो, ये एकदम सही मोमेंट पे ये नॉवल आई थी 1938 में। तो इस नॉवल ने काफी इंस्पायर किया था उस टाइम पे लोगों को, कि वो अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई करे, ठीक है। तो इसकी थीम्स देख लेते हैं हम। गांधीयन नेशनलिज्म, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, colonial oppression, women's role in freedom struggle, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ठीक है। वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन कस्टम्स होते हैं एंड प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट आइडियल्स होते हैं। विलेज एज अ माइक्रो कॉस्म ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूरा जो वो कांधापुरा का गांव है ना, वो एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही थी, एंड सोशो पॉलिटिकल जो हम लोग अवेकन हो रहे थे, है ना, उन सब चीज़ों को समझ रहे थे धीरे धीरे, एंड एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही ये ब्रिटिशर्स के अंदर दबते रहेंगे, मरते रहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज ओरल स्टोरी टेलिंग एंड मिथ। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नॉवल की टूवर्ड्स, दैट इज क्लियर लाइट ऑफ डे, रिटन बाय अनीता देसाई इन 1980। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। आपको पता है ये ना बिल्कुल हमारे ही जिंदगियों से लिया गया नॉवल है। मतलब हमारी जिंदगी में कैसे भाई बहन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कौन किससे कितना नाराज़ हो जाता है, किस बात से नाराज़ हो जाता है, जैसे बहुत बहुत कॉमन सी चीज़ें होती है ना, वो दिखाई गई है। तो एक इंसान के दिमाग में क्या चीज़ें चलती है जब एक इंसान अपने लिए कुछ ज़्यादा ईज़ी लाइफ़ चुन लेता है ना? तो दूसरा इंसान जिसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट होता है, वो हमें दिखाया गया है। फिर ये डोमेस्टिक फ़िक्शन है, मतलब घरेलू कहानी दिखाई है, ठीक है? थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेशन है इसमें, एंड इसके अंदर फ्लैशबैक्स और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है। इसका मतलब क्या है कि कभी वो प्रेजेंट की चीज दिखाएंगे, कभी वो पास्ट की चीज दिखाएंगे। नॉन लीनियर ऐसा होता है कि मतलब एक टाइम से शुरू करके ऐसे कंटिन्यूअसली चलते 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 लास्ट के टाइम तक दिखाना जाना, ये लीनियर हो गया। नॉन लीनियर इसका उल्टा, मतलब कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टोरी आगे पीछे घूमती रहती है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, सेटिंग है ओल्ड दिल्ली। ठीक है, तो ये पार्टीशन से पहले का और पार्टीशन के बाद की सिचुएशन दिखाती है। ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं इसकी समरी पे। तो आपको इसमें ना मेनली 4 कैरेक्टर्स याद रखने हैं। वैसे तो ये स्टोरी मेनली बिमला की है, जिसको हम बिम भी करके बुलाएंगे। ठीक है, एंड उसकी बहन है तारा। ठीक है, एंड इन दोनों के भाई है दो, बाबा। जो ये बाबा है ये फिजिकली डिसेबल्ड है, एंड राजा जो इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है इनका। तो इनके फैमिली में क्या सिचुएशन है देखो। इन लोगों का बहुत ही अच्छा एक ऐसे प्यारा घर होता है, जो मतलब ऐसे बोल सकते हो आप अमीर लोगों जैसा घर होता है, प्यारा घर होता है। उसमें ये सारे के सारे रह रहे होते हैं, बचपन में दिखाते हैं, और ये खुश होते हैं अपनी लाइफ में। फिर एक दिन इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है सभी के अंदर, एक तरह से इमोशनल टर्मोइल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है कौन सी फैमिली? दास फैमिली है ये, जो ओल्ड दिल्ली में रहती है। तो पहले ये पार्टीशन से पहले का टाइम दिखा रहे हैं, जब इनका सब कुछ अच्छा टाइम चल रहा होता है। अब जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं तो ये अपने-अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एंड अपने-अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? तो जो ये राजा होता है, इनके नेबरहुड में एक ऐसे मुस्लिम फैमिली रहती है, तो ये उस मुस्लिम फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है, एंड उनकी जो बेटी होती है उसे शादी करके अब्रॉड चला जाता है, ठीक है? जल्दी ही शादी कर लेता है और अब्रॉड चला जाता है। फिर जो ये तारा होती है, ये भी रियलाइज़ करती है कि इस घर में ना इसका थोड़ा-सा ऐसे दम घुट रहा है, ये परेशान हो रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब इसको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके की सोच किसके थ्रू दिखाई है? बिमला के थ्रू, कि बिमला के अंदर ये सारे सेंटिमेंट्स आते हैं। तो ये तारा भी शादी करके चली जाती है बाहर, ठीक है? ये भी शादी करके अब्रॉड चली जाती है। अब बच जाती है ये बिमला एंड बाबा। तो बाबा क्या है हमारे, ये फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होते, सॉरी, ये मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। थोड़े से ये हमारे ऑटिस्टिक होते हैं, ठीक है? तो इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई इनका ध्यान रख सके। तो जो ये बिमला होती है, ये डिसाइड करती है कि मैं अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, अपने ऑटिस्टिक ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, ठीक है? तो लेकिन इसके अंदर ये वाली फीलिंग्स भी होती है कि जो इसके दोनों भाई-बहन हैं, तारा और राजा, इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा, और अपने परिवार को छोड़ के चले गए अपनी-अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करने। तो इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे रिसेंटमेंट वाली फीलिंग रहती है, कि गुस्सा रहता है, दुःख रहता है बहुत, कि ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे भाई-बहन, है ना? अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। तो इस चीज़ का इसे दुःख रहता है। अब ये जो नॉवल है, ये शुरुआत होती है जब तारा अपने घर वापस आती है, तो ये लोग अपने पुराने सारे पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हैं, ठीक है? चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये सारी चीज़ें ये याद करते हैं कि वो किस तरीके से इस घर में खेला करते थे, जो अब ये क्रम्बलिंग एंसेस्ट्रल हाउस हो गया, मतलब ऐसे टूटा-फूटा घर हो गया पार्टीशन के बाद। ठीक है, तो जो हमारी बिमला है उसके अंदर बिटरनेस रहती है अपने सिबलिंग्स के टुवर्ड्स।
तो मैंने रीजन बताया, राजा ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और बाहर चला गया। ऐसे ही जो ये तारा है इसने भी शादी कर ली, ये भी बाहर चली गई। अब जब ये नॉवल लास्ट में पहुंचती है तो दिखाते हैं जो ये बिमला है ना, इसे थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज होता है कि जो इसकी ये रिसेंटमेंट है, मतलब गुस्सा है अपने भाई बहन के लिए, वो बहुत ही फ्यूटाइल है। मतलब फ्यूटाइल मतलब होता है वेस्ट, मतलब एक तरह से जिसका कुछ वैल्यू ना हो। तो वो इस तरह से अननेसेसरी अपने भाई बहन के लिए गुस्सा को कैरी करके, उसके अंदर भी वही फीलिंग है ना कि फैमिली को एक साथ लेके ना चलना, है ना। तो वो चीजें रियलाइज करती है, फिर धीरे धीरे उन्हें माफ कर देती है। शी एम्ब्रेसेस फॉरगिवनेस, ठीक है। तो वो दिखाता है कि किस तरीके से हीलिंग पावर देता है हमें टाइम, जो समय होता है ना वो सब कुछ हील कर देता है धीरे धीरे। तो ये इस नॉवल से हमें पता चलता है। अब इसकी हम थीम्स देख लेते हैं। फैमिली रिलेशंस एंड एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट मतलब होता है एक तरह से छोड़ देना, है ना, अबेंडन कर देना। तो वो काफ़ी फीलिंग, मतलब अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से फील किया है कि आपका एक फैमिली मेंबर आपको कभी कभी बीच में ऐसे अकेला छोड़ दे, तो वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होती है ना। बहुत दुख होता है कि यार ये इंसान हमारा है, हमारे परिवार का सदस्य है, हमें ऐसे कैसे छोड़ सकता है, तो वो वाली। ठीक है। मेमोरी एंड टाइम दिखाते हैं। पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ इफेक्ट्स, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, डेके एंड स्टेगनेशन। तो ये सारी हमारी हो गई थीम्स। आप जैसे ही इसको थोड़ा सा रीड करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसे एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नॉवल के टूवर्ड्स। तो ये हमारा बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग एंड बढ़िया नॉवल आ जाता है नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको किसने लिखा था? सलमान रुश्दी ने। ठीक है। एंड ये हमारी ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या होगी? 1981। ऑथर सलमान रुश्दी। तो ये जो नॉवल है ना, ज़्यादा ही पता है किससे जानी जाती है? मैजिक रियलिस्ट से। मैजिक रियलिज्म क्या होता है? बेसिकली आप मैजिक को इस तरीके से दिखाओ जैसे वो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, बहुत ही रियलिस्टिक है, जैसे ये चीज़ होना बहुत ही यूजुअल है। ओके। तो आपने मैजिक को इस तरीके से अपने नॉवल में यूज कर लिया कि वो बहुत ही ऑब्वियस लगा लोगों को। ऐसे नहीं लगा अरे यार ये तो बहुत अनयूजुअल सी चीज दिखा दी, ओवर दिखा दी। जैसे आजकल की मूवीज में मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो मतलब ऐसे बहुत हाई फाई मूवी बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें वो चीजें अनरियलिस्टिक लगती है। मतलब ऑब्वियसली सुपर नेचुरल चीज आप डालते हो तो उसका वो पार्ट लगना चाहिए, ना कि आपको ऐसे लगे कि अरे यार बहुत इलॉजिकल सी चीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वो नहीं होता। मिडनाइट चिल्ड्रन में ये जो मैजिक रियलिज्म दिखाते हैं बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिकली उसे पोर्ट्रे करते हैं। फिर ये पोस्ट कॉलोनियल जॉनरा है, ठीक है, दोबारा से हमारी पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट्स को दिखाएंगे। एंड हिस्टोरिकल फिक्शन है। ओके। तो ये हो गए इसके जॉनरा। नरेटिव स्टाइल क्या है? फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव नरेशन बाय सलीम सिनाई, जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है। ओके। इसकी सेटिंग रखी गई है कश्मीर, बॉम्बे, दिल्ली, पाकिस्तान, 1915 से 1977 तक। ठीक है। तो ये सारे मतलब ये पूरी स्टोरी है, आगे पीछे चलती है ये भी। एंड ये इस इंसान की जो सलीम सिनाई है ना, इसकी पूरी ज्यादा स्टोरी दिखाते हैं इसमें। एक्चुअली इसकी जो लाइफ स्टोरी है ना, वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडिया को, कि इंडिया की सिचुएशन कैसे कैसे चल रही है। ओके। तो देखो इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जरूरी नहीं है, आप फ्यूचर में इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना तो उसके लिए ये जरूरी होंगे। ओके। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी समरी की। तो शुरुआत होती है, जो ये हमारे सलीम सिनाई हैं, इनका जन्म हुआ है एग्जैक्टली जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, अगस्त 15 1947 को, मिडनाइट पर। ओके। अब इस टाइम पे ना 1001 बच्चों का जन्म होता है। एंड इन सभी को पावर मिल जाती है कि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? टेलीपैथी के थ्रू। टेलीपैथी क्या होता है भाई? टेलीपैथी होता है जिसमें ना आप लोग ऐसे दिमाग से ही एक दूसरे से बात कर लेते हो, आपको वर्ड्स का यूज नहीं करना पड़ता। ओके। तो ये टेलीपैथी हो जाती है। एंड आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, जो पुराने टाइम के ज्यादातर मूवीज में ऐसे दिखा देते हैं कि एक इंसान दिमाग से दूसरे दिमाग से कन्वर्स कर लेता है बिना किसी और कैरेक्टर के जाने। तो ये कुछ उस तरीके का ही होता है। ठीक है। अब इन लोगों का जो ये सारे बच्चे हैं, ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये सब किस टाइम पे जन्मे हैं? जब हमारी इंडिपेंडेंस जस्ट शुरू ही हुई है।
तो ये कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू। मिडनाइट चिल्ड्रंस कॉन्फ्रेंस होती है इनकी, जिसमें ये अपने सारे एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट रीजन से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इनकी एंड डिफरेंट क्लासेस है। तो वो एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो इसमें दिखाया जाता है। फिर जो ये नॉवल है ये एक्चुअली सलीम की पर्सनल एंड पॉलिटिकल जर्नी को फॉलो करती है। एक्चुअली जो सलीम है ना उसकी लाइफ के थ्रू हमें इंडिया को दिखाया गया है कि आप ऐसे सिंबॉलिकली समझ लो कि सलीम जो है इंडिया है, इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है। ओके, पहले तो उसकी एफ्लुएंट चाइल्डहुड होता है, फिर बाद में उसे वो फैमिली फॉर्चून मतलब अपने जितने भी पैसे होते हैं वो सब खो देता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे धोखा दे देते हैं, ठीक है। फिर वो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन में, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में, और फिर जो इमरजेंसी लगा देती है हमारी इंदिरा गांधी उसमें। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में कैसे इन्वॉल्व होता है, जब इसका जन्म ही पार्टीशन के दिन ही हुआ जाता है रात को, उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना एक तरह से उसमें, ठीक है। सो थ्रू आउट हिज लाइफ सलीम फेसेस कांस्टेंट आइडेंटिटी क्राइसिस। जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म बेसिकली क्या कहता है, जब ये जो कॉलोनाइजर्स है ये हमारे इंडिया को छोड़ के गए तो इनके बहुत ज़्यादा असर हमारे इंडिया पे रह गया। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है ना, 200 सालों तक कोई हमारे देश पे राज करेगा तो उनके तौर तरीके नेचुरली हमारे रहने वाले लोगों के अंदर भी आ जाएंगे, और फिर वो अपने आप को बहुत सुप्रीम दिखा देते हैं कि हमारे तो तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को रहने का ढंग नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों के अंदर भी ना ये हीन भावना बैठ गई कि इंडियंस को वाकई में रहने का सलीका नहीं है, अपने आप को वो वाकई बहुत निचले स्तर पे जज करने लगे कि हम तो सच में ही पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही हमें कुछ आता जाता है, इन लोगों को ही पता है सब कुछ, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक और चीज है, इसका एक सीक्रेट है कि इसे पता है जब इसका जन्म हो रहा था ना, तो जन्म के टाइम इसका चेंज हो गया, मतलब बेसिकली बच्चे एक्सचेंज हो गए। शिवा नाम का एक लड़का होता है जो एक्चुअली उस फैमिली में जाना चाहिए था जिसमें ये हमारा सलीम चला जाता है, ठीक है। ये दोनों ही छोटे होते हैं, एक ही टाइम पे बॉर्न होते हैं, बच्चे होते हैं। तो जो शिवा है वो अब पुअर फैमिली में चला गया जहाँ पे सलीम को जाना चाहिए था, एंड जो सलीम है वो शिवा की फैमिली में चला गया जो कि रिच फैमिली होती है। तो इसके अंदर इस चीज का भी बर्डन है, क्योंकि ये टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना, तो इन्हें पता है ये जो रियल क्या है एक्चुअली, ठीक है। बट ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज को ये बात नहीं पता। ओके, तो लास्ट में क्या दिखाते हैं कि जो ये सलीम है ना, इसकी बॉडी फिजिकली डिसइंटीग्रेट होने लगती है। बेसिकली वही सिंबलाइज कर रहा है कि इंडिया का जो हिस्ट्री है ना, इंडिया की जो कंट्री है वो किस तरीके से फ्रैक्चर्ड होती जा रही है, फ्रेगमेंटेड होती जा रही है, मतलब एक जुट नहीं रह पा रही, थोड़ी टूटने लग जाती है। ओके, सो ये पास्ट को दिखाती है एंड यस, ओके, पास्ट को ही मतलब बेसिकली हमारा जो पास्ट है इंडिया का उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो इसकी की थीम्स क्या आ जाएंगी, नेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। मैजिक रियलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे थीम्स पूछी जाए तो ये मैजिक रियलिज्म को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। टेलीपैथी दिखाई है, रियलिस्टिक हिस्टोरिकल सेटिंग्स दिखाई है। चलो, पार्टीशन एंड पॉलिटिकल अपहीवल दिखाया है कि पार्टीशन के बाद जो हमारी पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके से खराब हो गई। अपहीवल का मतलब एक तरह से होता है डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होना। ओके, फिर ट्रॉमा भी दिखाते हैं इंडिया का, पार्टीशन के बाद कैसे ट्रॉमा झेलती है इंडिया। ओके, कितनी सारी वॉर्स होती है, सोशल अनरेस्ट होता है, एंड पर्सनल एंड कलेक्टिव इफेक्ट्स, मतलब बेसिकली लोगों की पर्सनल लाइफ में भी कितने सारे उनको दुख झेलने पड़ते हैं। फिर फैमिली एंड हेरिटेज दिखाई है, स्टोरी टेलिंग एंड मेमोरी दिखाई है, पावर करप्शन एंड ऑपरेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये सारे के सारे आप थीम्स याद कर सकते हो और इनको एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर देना। जब आपको एक बार स्टोरी समझ में आ जाए तो आप इतने क्रिएटिव बनो कि वहाँ पे ना कम से कम भी तो 5-6 लाइन का एक पॉइंट एक्सप्लेन करो, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, मतलब पॉइंट्स तो ज़्यादा लिखने ही हैं आपको, 6 से 7 पॉइंट्स तो थीम में लिखने ही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको शाम तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी जो है लिस्ट दे दूंगी,
शाम को पूरी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको ये सारे जो बाकी के ब्लॉग्स है ना, जिनके इसमें मैंने अभी देखो इसमें सिर्फ समरी, थीम और जो फैक्चुअल डिटेल्स है वो कवर करी है, क्वेश्चंस नहीं है। तो क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई इस ब्लॉग से तो मुझे इस तरह का ही क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। अभी तक भी जितने भी बाकी के हमने मॉड्यूल्स कवर करे ना, उसमें भी आप देखना 80 to 90% बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं मैम सेम आपने जो पढ़ाया ना सेम टू सेम वही आया है। ठीक है, तो इस चीज से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी उससे कुछ हट के आ जाएगा। बहुत रेयरेस्ट रेयर चांस है कि कुछ हट के दे दे, और अदर अगर आ भी गया ना, आपको समरी पता है, थीम पता है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, एक और हमारा लास्ट प्ले रह गया। ये जो तारा है ना महेश दत्तानी का, ये एक प्ले है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज देता है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक सोशल ड्रामा है और कंटेम्प्रेरी इंडियन प्ले है। मतलब इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर से ये भी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में लिखा गया है, मतलब कभी प्रेजेंट की बात होगी, कभी बाद की बात होगी। मोनोलॉग्स है इसमें, लंबे लंबे मोनोलॉग क्या होता है, जब एक ही कैरेक्टर बहुत लंबा डायलॉग बोलता है। मोनो मतलब सिंगल डायलॉग। ओके, फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, सीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसकी सेटिंग जो है बॉम्बे में रखी गई है और लंदन में रखी गई है। चलो, अब आगे बात कर लेते हैं भाई इसकी समरी की। तो ये बहुत ही ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग प्ले है, जिसमें ना दो जुड़वा भाई बहन है, चंदन एंड तारा। ये दोनों जब पैदा होते हैं उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कॉन्जॉइंड ट्विंस होते हैं। कॉन्जॉइंड मतलब क्या होता है, आपने कई बार ऐसे बच्चे देखे होंगे ना, जो दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं लेकिन वो जुड़े, उनका शरीर जुड़ा हुआ होता है एक तरह से। ठीक है, अब इनका ना चेस्ट पे तीसरा लेग होता है, मतलब इन दोनों को मिला के इनके पास 3 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं इनके पास। ठीक है, तो अब जो इनके पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर है, वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई जो चंदन है उसको दोनों पैर दे दो और तारा है उसको एक पैर दे दो, क्योंकि 2 पैर तो ज्यादा हेल्दी है, एक पैर थोड़ा कम हेल्दी है। एंड तारा को एक ही पैर मिले। अब उनकी जो सोच है, पेट्रियार्कल थिंकिंग है, उन्हें पता है कि ये बेटा है, ये हमें बाद में जाके ज्यादा बेनिफिट देगा, हमारे लिए काम आएगा, तो चंदन को ही ये चीज मतलब उसकी लाइफ थोड़ी इजी बना दो। चंदन और इनका तारा का जो है सर्जिकली ऑपरेशन होता है, फिर इन्हें सेपरेट किया जाता है। अब जब सेपरेट कर देते हैं तो चंदन तो बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी हो जाता है, बट जो हमारी बेचारी ये तारा है ये बहुत ही कमजोर हो जाती है। प्लस ये फिजिकली डिसेबल्ड भी है क्योंकि इसके पास एक ही पैर है। ठीक है, तो अब ये जो स्टोरी है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, जो चंदन है ना ये लंदन पहुंच चुका है, इसने अपना नाम डैन रख लिया है। एंड ये याद करता है अपने पुराने उन दिनों को, तारा को याद करता है। तारा अभी इस दुनिया में रही नहीं है जब चंदन ये स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो जो चंदन है वो लिखता है टाइपराइटर पे, अपने इंसिडेंसेस को याद करता है कि किस तरह से मेरी बहन थी, उसके साथ इनजस्टिस हुई, उसकी अर्ली ही डेथ हो गई, जल्दी ही डेथ हो गई क्योंकि उसके साथ भेदभाव हुआ। ये सारी चीजें रियलाइज करता है, तो इसके अंदर उस चीज का ट्रॉमा है कि वो इनजस्टिस हुई, से गिल्ट है कि कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था उस चीज का, है ना। इसे ये सारी चीजें समझ में आती है। तो जो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया इनके लिए, उनकी वजह से इनकी जो लाइफ है ये बहुत ही ज्यादा बदल गई। ठीक है, एक इंसान तो बहुत ही अच्छे से जिया, दूसरे ने डिसएडवांटेज्ड लाइफ जी। ठीक है, तारा वॉज फिजिकली वीकर एंड आफ्टर ऑपरेशन एंड लिव्ड अ डिसएडवांटेज्ड लाइफ डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट एंड स्पिरिटेड। ठीक है, तो उसे भी सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव मिलता था। मतलब एक तरह से दिखाते हैं कि डॉटर्स को काफी हद तक अंडर वैल्यू रखा जाता है भाई। मतलब आज के टाइम पे भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, तो बहुत ऐसे, बहुत रेयर ही ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे जो इस तरह का डिसीजन ले ले कि भाई, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि लड़कों को फिर आप त्याग दो, क्योंकि दोनों ही लाइफ इक्वल है। एट द एंड ये मैटर करता है कि दोनों लाइफ इक्वल है। लेट द डॉक्टर डिसाइड, अगर डॉक्टर के भी मॉरल्स थोड़े वो है कि भाई किसको कितना मिलना चाहिए, डोंट लेट द पेरेंट्स डिसाइड एट दिस मोमेंट, क्योंकि वो तो पेट्रियार्कल सिस्टम का उनके ऊपर एक भूत सवार है ना कि हमारा तो बेटा ही सब कुछ है, बेटी कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें गलत हो जाती है।
ओके, तो चंदन जो है प्रेजेंट में लंदन में रह रहा है, हॉन्टेड बाय गिल्ट एंड मेमोरीज ऑफ हिज सिस्टर्स डेथ। तो लास्ट में हमें दिखाते हैं कि जो ये तारा है इसकी आइडेंटिटी चंदन की साइकी में घुस गई है अब। तो उसके अंदर भी उतना ही ज्यादा अनरिजॉल्व ग्रीफ है, दुख है, और इमोशनल कॉस्ट ऑफ जेंडर बायस। जब भी एक घर में भाई बहन के बीच किसी भी तरह का भेदभाव होता है ना, चाहे वो बहन आप अगर किसी के भाई हो तो आपकी बहन शायद आपको मुंह से बोलेगी नहीं कि यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, उसको समझ सब कुछ आता है, सब लड़कियों को सब कुछ समझ में आता है। बट क्योंकि वो सोशल नॉर्म है कर करके उसके भी दिमाग में डाल देते हैं, तो उसके अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज करती, उसे लगता है यही मेरी फैमिली है, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगी, क्या ही करूंगी। तो जैसे रह रहे हैं सब सोसाइटी में, सब लोग रह रहे हैं, मैं भी रह लेती हूँ, लेकिन उसको गलत तो ये ज़रूर लगता है। ठीक है भाई? चलो, अभी इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, फैमिली बेट्रेयल एंड सीक्रेट्स की बात की गई है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है, पेट्रियार्की एंड फीमेल ऑपरेशन की बात की गई है, गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की बात की है, और सोसाइटल हिपोक्रेसी की बात की गई है। आई होप आपको सारी के सारी थीम्स के पॉइंट है वो क्लियर है, बहुत ही इजी है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। जो इनकी माँ होती है भारती, वो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती है। अच्छा, जो ये भारती है ना, ये जब तारा पैदा हो जाती है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, वो वीक रहती है, तो ये कंपनसेट करती है उसे थोड़ा ज़्यादा प्यार देके, ज़्यादा केयर देके। लेकिन जो तारा है उसे जब पता चलता है सच्चाई का कि उसकी माँ का भी डिसीजन था ये, उसकी ने भी हामी भरी थी कि हाँ ऐसे ऑपरेशन कर दो, जब उसके दादा ने फोर्स किया था कि हाँ जो ये बेटा है हमें इसे इसको ही पूरी तरीके से फुल एंड फाइन हेल्दी बना दो, लेकिन बेटी को कमजोर रहने दो। तो भारती ने भी अपनी सहमति दी थी, माँ ने भी अपनी सहमति दी थी कि ठीक है बेटी कमजोर रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, पर तारा फिर उसे बाद में माफ नहीं करती। जब उसे पता चल जाता है सच्चाई का, वो टूट जाती है अंदर से कि एक इंसान सबसे ज्यादा अपनी माँ पे ही भरोसा कर सकता है, और वो माँ ही पेट्रियार्कल सोसाइटी की सोच से मतलब उस अंधी हो रखी है। अच्छा, एक और लड़की होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। वो जो है ना तारा के ऊपर कमेंट करती है ऐसे नेगेटिव, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को जो है नेगेटिव कमेंट करती है। तो ये सारी चीजें किसके सामने हो रही होती है? चंदन के सामने होती है। तो चंदन भी ऑब्जर्व करता है ना कि उसकी बहन किस तरीके के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से गुजर रही है, मतलब उसे कितना मुश्किल है इस तरह की लाइफ जीना, सिर्फ फिजिकली ही परेशान नहीं है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा उसके लिए टॉर्चर है इस तरह की लाइफ जीना। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इस प्ले के अंदर। तो हमने अभी कौन-कौन से ब्लॉक्स कवर कर लिए देखो, ब्लॉक 8 हो गया है, एंड हमारा हो गया है ब्लॉक 5, फिर ब्लॉक 4 हो गया हमारा, एंड ब्लॉक 3। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें ऑलरेडी ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कवर कर दिया। तो हमारा रह गया है ब्लॉक 6 एंड 7, ठीक है, जो कि है शॉर्ट स्टोरीज का एंड पोएट्री का। तो उसको मैं अभी इस वीडियो के बाद जस्ट बनाना शुरू करूंगी, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर 1 आवर और 1.5 आवर, उसके अंदर अंदर आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।